जहाँ पूरी दुनिया वॉर और इन्फ्लेशन से डर रही है, वहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि असली पैसा कहाँ बनेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के ईवी सेक्टर की। इंडिया में अभी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, पर इंडिया का ईवी सेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। पर क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं, जो हर एक रिटेल इन्वेस्टर करता है? चलिए, मैं आपको एक किस्से से समझाता हूँ। हुआ क्या है, 1849 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड पाया गया। लोगों की होड़ लग गई गोल्ड पाने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए, पर हर एक को तो गोल्ड मिलना नहीं था। इसलिए लाखों लोग बर्बाद हुए, लाखों लोगों का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ। पर यहीं एक इंसान ने जम के पैसा कमाया। वो था इन माइनर्स को पिक एंड शवल बेचने वाला। क्यों? क्योंकि अगर चाहे गोल्ड मिलता या ना मिलता, उसके पिक एंड शवल ज़रूर खरीदे जाते। इसी तरह 2026 में इंडिया भी अपने ईवी गोल्ड रश पे खड़ा है। पर क्या आप भी वो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह गलती कर रहे हैं, जो इन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे कि टाटा, महिंद्रा के पीछे भाग के अपना पैसा गँवाते हैं? जबकि असली पैसा उन कंपनीज़ में बनता है, जो इन बड़ी कंपनीज़ को उसके कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरीज़, मोटर ये सप्लाई करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम जानते हैं इस ईवी सेक्टर में कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी है और कहाँ-कहाँ पैसा बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानकर कि ईवी मार्केट की अभी टोटल वैल्यू इंडिया में कितनी है, जो कि अभी है 65,000 करोड़ रुपीज़, जो कि मैसिवली ग्रो कर रही है बाय 50 टू 60% सीएजीआर। एंड अगर हम हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी की माने, तो ये 2030 में 30 गुना बढ़कर हो जाएगी 20 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा देखने वाली बात ये है कि अगर हम सेल्स यूनिट की बात करें, तो इसमें टू व्हीलर मार्केट डोमिनेट करता है बाय 80% एंड बाकी बचा हुआ हमारा 20% में हमारी फोर व्हीलर आ जाती है, थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल आ जाती है एंड बसेस आ जाती है। बट अगर हम वैल्यू पूल की बात करें, तो टू व्हीलर सिर्फ 20% ऑफ द वैल्यू पूल रखता है, 30% में हमारी फोर व्हीलर आ जाती है एंड बाकी बची हुई जो 50% ऑफ द वैल्यू पूल है, उसमें हमारे थ्री व्हीलर जैसे कि ऑटो, डे टू डे ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले, चाहे लॉजिस्टिक्स में यूज होने वाले, एंड जो कमर्शियल बसेस जो हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होती हैं, वो आ जाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अब ये देखते हैं कि ईवी में होता क्या क्या है। तो अगर हम ये माने कि 100 रुपए की अगर ईवी बन रही है, तो उसमें 35 से 40 रुपए की बैटरी लगी होगी, 15 से 20 रुपए की उसकी बॉडी होगी एंड 15 से 20 रुपए की उसकी पावर ट्रेन, यानी कि जो इसमें हम मोटर्स रख सकते हैं एंड गियर्स रख सकते हैं, वो होते हैं। एंड इसी तरह से 15 से 20 रुपए के उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो उसका बेसिकली ब्रेन होता है, वो आ जाते हैं। तो चलिए अब इन सेगमेंट्स में डीप डाइव करेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडिया के बैटरी मार्केट से। तो ये अभी 1 लाख करोड़ रुपए का है, बट ईवी को पावर करने वाली लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट वैल्यू अभी सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का है, जो मैसिव 30% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। अगर हम समझें कि ये बैटरीज बनती कैसे हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके टीवी रिमोट में लगने वाले छोटे-छोटे सेल होते हैं, या फिर आपके घर की घड़ी में लगने वाले छोटे-छोटे सेल होता है, ये ही एक ईवी को पावर करते हैं, बट हज़ारों और लाखों की मात्रा में। और यही छोटे-छोटे सेल ही इंडियन के ईवी सेक्टर का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि 80% ऑफ दीज़ सेल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना और हमारी कंपनीज़ सिर्फ़ इसको असेंबल करने का काम करती हैं। इसी सबसे बड़े मार्केट गैप को देखते हुए एक्साइड और अमारा जैसी कंपनीज़ ने इनमें एक्सपैंड करने का सोचा हुआ। अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का देखें, तो इन्होंने रिसेंटली 500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा है to plant a factory with 6 gigawatt hours of capacity फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में इन्होंने टारगेट करा है 12 गीगावाट आवर्स को एक्सपैंड करने का। और ये इन्होंने किया है इन कोलैबोरेशन विद अ चाइनीज़ फैक्ट्री, चाइनीज़ ब्रांड नेम एस वोल्ट। इन्होंने टारगेट किया है कि ये सप्लाई करेंगे बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि हुंडई और किया को। अगर हम हमारा राज्य पे आते हैं, तो इन्होंने भी डिसाइड किया है कि ये तेलंगाना में एक फैक्ट्री डालेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 16 गीगावाट आवर, जो लेड एसिड लेगेसी से लिथियम आयन में ट्रांजिट करने में हेल्प करेगी। अमर राजा की एक और स्पेशलिटी है, इसका बहुत अच्छा हाथ है, जो थ्री व्हीलर्स ईवी होते हैं, जैसे कि हमारे रोज के ईवी होते हैं, ऑटो हो गए, इसके अंदर जो बैटरी सप्लाई करती हैं, बहुत अच्छा मार्केट वैल्यू है इनकी। ये पियाजियो और महिंद्रा को सप्लाई करते हैं।
अब इसी में एक दूसरे तरह की बैटरी होती है, जिसको हम ऑक्सिलरी बैटरी या सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। ये बेसिकली आपके कार के सेकेंडरी सिस्टम हो गए, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम या फिर एसी हो गई, या फिर आपकी गाड़ी को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। इसके अंदर इंडियन कंपनीज की बहुत भारी पकड़ है। ये बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी, हुंडई इनको सप्लाई करते हैं। इसी बीच मैं एक बहुत ही स्पेशल कंपनी को मेंशन करना चाहूँगा, जो कि है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये एक डायरेक्ट बैटरी मेकर नहीं है, बट बैटरी में इस्तेमाल होने वाले एनोड और कैथोड बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मटेरियल होते हैं, जो कि कार्बन से बनते हैं। ये एक अकेली कंपनी है पूरे इंडिया में जिसको मैन्युफैक्चर करती है और चाइनीज़ इम्पोर्ट्स को टक्कर दे रही है बहुत भारी तरीके से। और इन्होंने टारगेट किया है 40% सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ का ईयरली का। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ईवी की, जो कि है उसके मोटर्स एंड गियर्स। अगर हम देखें, तो ट्रेडिशनल पेट्रोल कार को एक पावर करता है उसका पेट्रोल इंजन, उसी तरह ईवी को पावर करती है उसकी मोटर्स, जो कि बनाना काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड मुश्किल हो सकता है। तो इंडिया में मोटर्स बनाने वाली 3 बड़ी कंपनी है। पहली है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, दूसरी है बॉश लिमिटेड एंड तीसरी है उनो मिंडा। अगर हम सोना बीएलडब्ल्यू पे आएँ, तो ये डिफरेंशियल गियर्स भी बना सकती है और मोटर्स भी बना सकती है। सोना बीएलडब्ल्यू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कॉपर कॉइल बनाने वाली, जो कि मोटर्स में काम आती है, उसमें ग्लोबल लीडर्स में से आती है। ये उस ग्लोबल मार्केट में 10% मार्केट शेयर रखती है। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे कि टेस्ला, टाटा, महिंद्रा को सप्लाई करती है। इनका रेवेन्यू अभी 4,000 करोड़ रुपए है, जो 30% सालाना से ग्रो कर रहा है और इनका आरओसीई 15.8% है। ये थ्री व्हीलर पे को भी सप्लाई करती है, जैसे कि महिंद्रा हो गई। अब हम आते हैं बॉश पे। अगर हम बॉश को ग्लोबली देखें, तो ये एक सबसे बड़ा प्लेयर है मोटर्स बनाने का। ये बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू इनको सप्लाई करता है। अभी ये इंडियन मार्केट में जगह बना रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली टाटा के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है, ताकि ये टाटा की कार्स को पावर कर सके। ये बैटरी चार्जिंग सिस्टम भी बनाता है, ये एसी सिस्टम्स भी बनाता है। तो इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी डाइवर्सिफ़िकेशन होगा। अगर हम अब तीसरी कंपनीज़ पे आएँ, उनो मिंडा पे, ये एक एंड टू एंड ईवी सिस्टम्स बनाने का काम करता है। यानी कि बैटरी को मैनेज करने वाला सिस्टम से लेके बैटरी को लेके एक मोटर बनाना हो। ये मेनली टू व्हीलर कंपोनेंट्स बनाता है। ये कंपनीज़ जैसे कि टीवीएस मोटर, एथर एंड हीरो मोटोकॉर्प को सप्लाई करता है। इनका आरओसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है, जो कि है 19.7%। चलिए, अब ओईएम लीडर्स पे आते हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। याद करिए, वही गोल्ड माइनर्स है जिन्होंने हमने शुरू में बात करी थी, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एथर, टीवीएस, बजाज, जेबीएम ऑटो। यही सब कंपनीज ओईएम कहलाती हैं, जो कि सीधे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कस्टमर्स को बेचती है। तो अगर हम फोर व्हीलर पे आते हैं, तो इसमें 38.8% मार्केट कैप्चर टाटा मोटर्स ने कर रखा है, 28.4 मार्केट कैप्चर एमजी मोटर्स ने कर रखा है और अराउंड 25% मार्केट महिंद्रा ने कैप्चर कर रखा है। अब बचा कुचा मार्केट मारुति सुजुकी, हुंडई, किया जैसी कंपनीज ने। अगर हम टू व्हीलर्स में आए, तो इसी के अंदर 25% मार्केट टीवीएस ने कैप्चर कर रखा है, 20.8% बजाज ने, 17.2% एथर ने और 11.8% ओला ने और 10% कर रखा है हीरो के विडा ने। अगर अब हम कमर्शियल बसेस पे आए, तो उसमें से 24.1% कर रखा है स्विच मोबिलिटी, जो कि अशोक लेलैंड कंपनी की ही एक सब्सिडरी है। अगर हम देखें, तो 23.7% कैप्चर कर रखा है जेबीएम ऑटो ने, 21.9 कर रखा है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये अभी लिस्टेड नहीं है। और 17.6% का रखा है ओला इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने। तो अगर हम इन्हीं कंपनीज का एक ओवरव्यू लेते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाटा मोटर्स एक बार। तो टाटा मोटर्स ने रिसेंटली बहुत अच्छी उछाल मारी है और अगर हम इसका पीई देखते हैं, तो वो अभी 23.2% है, जबकि अगर हम इसका 5 ईयर मीडियन पीई देखते हैं, तो वो 10 है। तो ये अभी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, बट इसमें काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर है ईवी में। इसे रिसेंटली अपनी टाटा टियागो ईवी लॉन्च करी है, जो कि काफ़ी सस्ती है। अगर हम इसका पीईजी देखते हैं, तो वो 0.59 है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
पीईजी हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ये अभी इंडस्ट्री के पीई जो कि 28.6 है, उससे थोड़ा-सा नीचे चल रहा है। इसने रिसेंटली अभी अपनी लैंड रोवर और जेएलआर वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी सॉल्व कर ली है। यहीं अगर हम महिंद्रा को देखते हैं, तो महिंद्रा अभी काफ़ी पिटा है। ये ये कॉन्स्टेंटली सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 20 से 25% की, और काफ़ी कंटिन्यूअस ग्रोथ है प्रॉफिट में भी। इसका लगातार ईपीएस भी बढ़ रहा है, और अगर हम इसका पी कंपेयर करें, इसकी मीडियन पी ऑफ 5 ईयर्स की, तो ये अभी उसके नीचे चल रहा है। और इसका अगर हम पी देखें तो 0.93 है, जो कि ठीक-ठाक है। राइट। अब इसी ओईएम में एथर एनर्जी ने जो बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है, ये एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास के लोगों ने खोला है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमको पता है कि ट्रेडिशनल गाड़ियाँ अपना पेट्रोल या डीज़ल एक पेट्रोल पंप से लेती हैं, वैसे ही ईवी गाड़ियाँ अपनी पावर एक चार्जिंग पॉइंट से लेती हैं। अगर हम देखें तो मोस्टली सभी लोग अपनी गाड़ियाँ अपने घरों पे चार्ज करते हैं, पर यही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि घर वाले चार्जर बहुत स्लो चार्ज करते हैं। जहाँ वो 1 या 2 घंटे लेते हैं गाड़ी चार्ज करने के लिए, वहीं एक कमर्शियली अवेलेबल पॉइंट उसको 5 से 10 मिनट के अंदर चार्ज कर देता है। अगर हम इसके अंदर देखें, तो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स में टाटा पावर एक लीडर है विद मोर देन 5000 चार्जिंग पॉइंट्स। उसके पीछे का कारण है उनका फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें या कंपनी देखें, तो उसमें है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया इज द लीडर इन मेकिंग चार्जेस फॉर कमर्शियली व्हीकल्स लाइक बसेस। अब इसमें बहुत ही खास पॉइंट है कि जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा, उतनी आपकी कमाई होगी। इसीलिए बड़ी-बड़ी पेट्रोल पंप कंपनी जैसे कि बीपीसीएल इसमें रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। वो हर एक पेट्रोल पंप के साथ अपना ईवी चार्जिंग पॉइंट लगा रही है, जो कि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप भी कंफ्यूज्ड हैं इतने सारे स्टॉक्स देख के कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत ही छोटे-छोटे सिंपल पॉइंट्स हैं। आपको देखना चाहिए कि उसका आर-एन-डी स्पेंड कितना है, ताकि उसकी फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी दिखे, उसका एक फ्यूचर मार्केट दिखे। आपको दूसरा ये देखना चाहिए कि उसकी कन्फर्म्ड ऑर्डर बुक कितनी है, ताकि अगले 2 से 3 साल का उसका रेवेन्यू हमें साफ दिखे। तीसरा है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डेट ही एक कंपनी को मारती है। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़ हैं कि आपको कौन से स्टॉक लेने चाहिए, तो मेरे हिसाब से या तो आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, जैसे मिराई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ है। इसमें लंप सम पैसा लगा सकते हैं, ताकि इसमें मिराई में बैठे हुए एक्सपर्ट्स आपका पैसा अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ। एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनीज निप्पॉन से आता है। ये आपके पैसे को हमेशा डिवाइड करते हैं ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के बीच। फिर तीसरा एक म्यूचुअल फंड है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है। ये भी आपका पैसा बिटवीन ओईएम्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डिवाइड करते हैं। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को समझते हैं। तो इसमें एक बहुत खास इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है अदर देन दीज मैन्युफैक्चरर्स एंड ओईएम लीडर्स, वो है बैटरी रिसाइक्लिंग की। एक बैटरी 10 साल एवरेज चलती है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, बट यही कंपनीज आती हैं ग्रेविटा जैसी, जो इनको रिसाइकल करके इसको एक दूसरी जिंदगी देती है। और अगर हम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर व्हीकल्स की। चलिए अब हम इस सेक्टर की चलिए अब हम अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क समझते हैं इस ईवी सेक्टर में। तो हमने देख लिया पूरी ईवी सेक्टर की सप्लाई चेन को। अब इसमें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, जो कि है रिसाइकलिंग ऑफ बैटरीज। एक बैटरी की एवरेज लाइफ साइकिल होती है 10 साल, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। यही कंपनीज आती हैं ग्रेविटा जैसी, जो कि इनको रिसाइकल करके इनको दूसरी जिंदगी देती है, जिस वजह से वो बैटरी काफ़ी सस्ती पड़ती है, और उनको यूज़ करा जाता है जनरली थ्री व्हीलर्स जैसी मार्केट में। दूसरी अगर मैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो वो है सॉफ्टवेयर जो इन व्हीकल्स में लगता है। वो बनाती है कंपनीज लाइक टाटा एल्क्सी एंड केपीआईटीज। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ऑटोमेशन इन दीज व्हीकल्स, लाइक ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो बिना किसी ड्राइवर के चलेंगी। अब अगर मैं बात करूँ तो इनमें की रिस्क क्या है इस सेक्टर में,
पहला बड़ा रिस्क है कि रॉ मटेरियल जो इन चीज़ों में लगता है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। इंडिया में काफ़ी कम लिथियम आयन मिलता है, उस वज़ह से उसको हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज़ जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। फिर एक बहुत दूसरा सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है सब्सिडरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट हमें देती है। ड्यू टू चेंजिंग पैरामीटर्स इन दीज पॉलिसीज एक ईवी सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि सब्सिडरी कभी ऊपर हो सकती है कभी नीचे हो सकती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट एक गाड़ी की टोटल वैल्यू सेलिंग वैल्यू पे पड़ता है, जिस वजह से एक इंसान उसको खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन लेता है, जिस वजह से कंपनीज का सीधा रेवेन्यू इफेक्ट होता है। तो जैसा कि आपने समझ लिया एक ईवी सेक्टर को, आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट मैट्रिक्स।